हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनारी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अनसॉल्व्ड सीरीज आपकी स्टार्ट है। इसके पहले 2 वीडियो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर चुके हैं। ये आपकी तीसरी वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 से जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर ये जितने भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका अनसॉल्व्ड है। तो यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आप सभी को क्या करना है, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप 6 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये तीसरा है। तो इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके 6 नंबर में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब समांतर जो चतुर्भुज होता है, हमें ये सिद्ध करना है कि वो समचतुर्भुज होता है। कि मतलब उसकी जो चतुर्भुज की जो भुजा है, वो सभी भुजाएँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमें ये इतना सिद्ध करना है। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या होता है कि हमें क्वेश्चन को पढ़कर समझ में आना चाहिए कि इसमें करना क्या है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएँगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएँगे। ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर फिगर को ड्रा कर लिए हैं, तो यहाँ पर हम नेम लिखते हैं। देखिए, ये ए हो गया, ये बी, यहाँ पर ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम मान लेते हैं यस, और यहाँ पर इसको क्यू मान लेते हैं। कोई भी आप नेम रख सकते हैं, यहाँ पर पी क्यू आर कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी, और यहाँ पर इसको हम आर मान लेते हैं। ये इतना हो चुका है। यहाँ पर आपको ये इसमें समझना है। सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि दिया क्या है। जो दिया गया है उसको तो कम से कम हम नोट ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, और हमें क्या सिद्ध करना है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया था, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इस टाइप से आपको लिख लेना है ये। देखिए, इसमें ए बी सी डी तो नहीं दिया गया था, लेकिन आपको मानकर तो लिखना ही पड़ेगा। वृत्त के परिघत, ये वृत्त के परिघत, यहाँ पर ये जो चतुर्भुज बना है, क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। कि आपको इतना यहाँ पर सिद्ध करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जब आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए और इजी क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये ऐसा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें फ्रेंड्स, ये क्या है, ये जो बिंदु आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये क्या है, वृत्त से बाह्य बिंदु हैं। और अगर यहाँ से देखें तो ये क्या है और ये क्या है, आप कहेंगे ये स्पर्श रेखा है। इस बिंदु से यहाँ पर ये स्पर्श रेखा खींचा गया है इसमें। तो यहाँ पर ये इसकी लंबाई अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए आर और ए एस क्या होंगे? बराबर होंगे। इतना कह सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए, इसी बिंदु से यहाँ पर भी स्पर्श रेखा खींचा गया है, इसी बिंदु से यहाँ पर भी खींचा गया है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि डी एस और डी पी क्या है? आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार इसमें भी ये बराबर हो जाएंगे। ये इतना आपको समझ में आया? तो यहाँ से देखिए, आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो इसमें कहने का मतलब क्या निकला? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अर्थात आपके समझने के लिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। आप ऐसे यहाँ कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए बी समचतुर्भुज में क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर, और यहाँ पर सी डी बराबर ए डी होना चाहिए। ये आपके यहाँ पर ये बराबर होना चाहिए। ये इतना हो चुका है। और यहाँ पर देखिए, ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर ये ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे आप, यहाँ पर साइड में दिया है।
ए बी बराबर होंगे सी डी। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है ये पहले समझ लीजिए। हमें इसको सभी को बराबर सिद्ध करना है और दिया है जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ए बी बराबर सी डी होगा और ए डी बराबर बी सी होगा। ए डी बराबर बी सी, ये यहाँ पर हम इसको साइड में लिख दिए हैं। तो इतना यहाँ पर ऐसे साइड में लिख देना है आपको। ये इतना हो गया। अब क्या करना है ये समझिए। यहाँ से आपको ये इतना यहाँ पर लिखना है ए सी डी, ये जो आपको ये बिंदु दिख रहे हैं जो इससे यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा गया है इसी को आपको लिखना है और जोड़ देना है बस, और आपको कुछ इसमें नहीं करना है। केवल जो लिखना है यहाँ पर ये इतना दिया गया था, जितना दिया गया उतना सिर्फ अभी हम लिखे हैं। यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि इस बिंदु से यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है इसकी लंबाई ये बराबर होगी। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए आर इक्वल टू, यहाँ पर ए आर इक्वल टू क्या होगा, ए एस होगा। कारण आप देना चाहते हैं रीजन, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। यहाँ पर ये आपको इतना रीजन दे देना है, आपको सब में नहीं लिखना है, एक में लिख दिया है बस। तो यहाँ पर देखिए ए आर इक्वल टू ए एस हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे डी एस इक्वल टू डी पी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए एस है और यहाँ पर ए आर है। तो यहाँ पर देखिए ए एस और यहाँ पर डी एस, तो आपको यहाँ पर डी एफ लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर डी पी। ये इतना हो गया। इतना आपको समझ में आया, ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बी आर हो जाएगा और बी क्यू। तो लिखेंगे बी आर इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे बी क्यू। ये इतना हो गया। अब इसमें आते हैं सी क्यू, तो लिखेंगे सी क्यू इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे सी पी। ये इतना यहाँ पर लिखेंगे सी पी। इतना आपको समझ में आया। तो इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, यहाँ पर समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण आपका 3 हो गया, यहाँ पर ये समीकरण आपका 4 बन गया है। ये इतना समझ में आया। इसको लिखते टाइम यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, आपको ये समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं समझते हैं और यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। जहाँ तक वो सॉल्व कर पाते हैं सॉल्व करते नहीं, वहीं पर स्किप कर देते हैं। क्या वो मिस्टेक करते हैं ये आपको समझना है। देखिए यहाँ पर ए आर लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए आर बाद में आया है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आर इसी में आना चाहिए। देखिए आर यहाँ पर आया, आर यहाँ पर आया है, पी यहाँ पर आया है, पी यहाँ पर आया है, यस देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, क्यों यहाँ पर है, क्यों यहाँ पर है। तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लिखते टाइम ही आपको ये ध्यान देना है। जैसे ए आर लिखे थे, उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू ए एफ लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर डी एफ लिखने, जब यहाँ पर हम डी एफ लिख रहे थे तो आपने देखा यहाँ पर हम डी एस यहाँ पर नहीं लिखे, डी एस हम यहाँ पर लिखे थे। इसीलिए लिखे थे कि यहाँ पर ये जो यस आया है यहाँ पर ये साथ में आ जाए। इससे क्या होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 ये हो गया है और ये 2 3 4। तो हमें क्या करना है, समीकरण सभी को जोड़ना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ये इतना हो गया। तो चलिए सबको जोड़ते हैं। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ जोड़ते हैं, राइट साइड को राइट साइड के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए आर प्लस डी पी प्लस, और यहाँ पर बी आर प्लस सी पी, ये पी है ठीक है, इक्वल टू। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू, यहाँ पर प्लस सी क्यू। यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर इतना आपने इसको लिख लिया है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है ए एस और डी एस, अगर ए एस और डी एस को हम जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, ए डी। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है ए एस, ये है, डी एस अगर हम इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए डी। प्लस है तो प्लस, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए फिगर में बी क्यू और सी क्यू को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें बी सी मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी। ये इतना हो गया इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ए आर और यहाँ पर देखिए
ADBC लिख चुके हैं, तो यहाँ पर ADBC ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए AR और BR कहीं पर आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे AR ये है, BR ये है, तो अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें AB मिलेगा प्लस। और यहाँ पर देखिए DP और CP, DP ये है, CP ये है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, CD मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये इतना हमें मिल चुका है, तो यहाँ से आपको ये देखना है, तो यहाँ पर समीकरण 4 तक तो हम लिखे थे, यहाँ पर आपको लिखना है AB बराबर CD है, मतलब कि जहाँ पर AB है वहाँ पर हम CD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर AB है वहाँ पर हम CD लिख सकते हैं, या फिर CD को अपने इसमें से दो में से किसी को एक को आपको यहाँ पर चेंज करना है। चलिए हम CD के स्थान पर AB लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे AB प्लस AB, ये हो गया। और यहाँ पर इक्वल टू, देखिए AD बराबर BC है, तो यहाँ पर हम एक को हटाएंगे, तो AD है तो AD लिखा रहने देते हैं, प्लस BC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। ये आपका पहले से ही दिया गया था, तो इसी की हेल्प से यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2AB इक्वल टू, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2AD, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए AB इक्वल टू, यहाँ पर हमें AD मिल चुका है, तो यहाँ पर AB इक्वल टू AD मिल चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए फिगर में देखते हैं क्या है। तो AB इक्वल टू हमें क्या मिल गया, AD मिल गया, जबकि हमें दिया क्या था, AB बराबर CD दिया गया था और AD बराबर BC दिया गया था, मतलब AD बराबर यहाँ पर ये BC दिया गया था। और यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया कि AB बराबर AD है। तो यहाँ से आप देखिए AB बराबर CD पहले से दिया गया था, तो AB के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर AD लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर इसके बराबर में हम AD भी लिख सकते हैं। जब हम AD लिख सकते हैं तो AD किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है इसी प्रकार। देखिए AB बराबर AD मिल गया। अब इसी जगह अगर हम AD को हटाकर यहाँ पर CD लिखते तो हमें क्या मिलता है, ये समझिए। AB बराबर AD तो मिल ही चुका है और हमें मिलता CD बराबर यहाँ पर BC मिल जाता, ये हो गया। अब यहाँ देखिए आपको लिखना है अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक लाइन और लिख देना है, अर्थात ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ये आपको यहाँ पर ऐसे इस टाइप से लिख देना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। केवल आपको क्या करना था, देखिए यहाँ पर हमें दो भुजाएं तो आपस में जो बराबर थी वो तो दिया ही गया था, AB बराबर CD और AD बराबर BC दिया ही गया था। किसी न किसी तरीके से अगर हम AB बराबर CD दिया गया था, यहाँ पर अगर हम AB बराबर AD या फिर यहाँ पर हम AB बराबर BC अगर हम दिखा देते हैं तो यहाँ पर इसको समझ लीजिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर AB बराबर AD हम दिखा चुके हैं, तो यहाँ से हमें ये देखना है कि यहाँ पर AB बराबर AD है और CD बराबर BC है। जब ये हमें मिल गया और इससे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात ABCD एक समचतुर्भुज है। तो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। ये आपके 6 नंबर का क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है केंद्र O वाले वृत्त से, यही वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन में इसमें अथवा में दिया गया है, मतलब या तो आप पहले को सॉल्व करिए या दूसरे के, दो में से किसी एक को आपको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर हम आपको दोनों क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पर पहला तो हम बता दिए, अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर लिखा है केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ बराबर 2 एंगल OPQ है। तो यहाँ पर ये आपको सिद्ध करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, सॉल्व ही नहीं करते हैं।
जबकि फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन होते हैं अगर आप इसको 1-2 बार सॉल्व किए हो तो। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। जितने क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, कम से कम आपको इतने क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो यहीं से फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको अगर हम सॉल्व कराएँगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि वही-वही क्वेश्चन बार-बार इसमें रिपीट हुआ होगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में बोला है एक वृत्त है जिसका सेंटर यहाँ पर केंद्र ओ है। ये इतना आपको समझ में आया। बाह बिंदु कोई दिया गया है, तो यहाँ पर बाह बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पर ये टी है। तो क्वेश्चन में भी टी दिया गया था। इस बाह बिंदु से यहाँ पर ये वृत्त के परिधि पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। वो क्या है स्पर्श रेखा, टी पी और टी क्यू है। तो चलिए यहाँ से हम इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पर मिला दिए हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे टीपी, ये आपका पी है और यहाँ पर ये क्यू है। ये इतना हो गया है और हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें इसको पहले इससे मिलाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स जो हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर आपका फिगर बन चुका है। आपको करना क्या है ये समझिए। यहाँ पर आपको एक वृत्त ड्रा करना है जिसका सेंटर ओ है और टीपी और टीक्यू को दो स्पर्श रेखाएं आपको ड्रा कर लेना है। यहाँ पर कह रहा है ये जो कोण है और इस कोण को हमें यहाँ पर बताना है, यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया उसको हम पहले यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है ओ केंद्र का एक वृत्त है, एक वृत्त है जिस पर दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टी क्यू हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे हम लिख रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं आप सेम टू सेम इसी टाइप से लिखिए। यहाँ पर आपको इतना यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं इसी फिगर को देखते हुए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो इसी टाइप से आपको भी लिखना है। ऐसा नहीं है कि मतलब जिस टाइप से लिखें सेम टू सेम आप भी लिखिए। तो यहाँ पर जिस पर दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टीक्यू हैं, ये इतना समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध यहाँ पर जो करना है, यहाँ पर दिया गया है एंगल पी टी क्यू इक्वल टू यहाँ पर टू एंगल ओ पी क्यू, ये हो गया। यहाँ पर देखिए पी टी क्यू, तो यहाँ पर देखिए ये पी टी क्यू हो गया। ओ पी क्यू क्या है, तो ओ ये हो गया, पी ये हो गया, क्यू ये हो गया। तो हमें ये इतने को यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर बराबर इस टाइप से यहाँ पर दिखाना है। तो हमें यहाँ पर इसको सिद्ध करना है। तो देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे ये समझिए यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम मान लेते हैं पहले, यहाँ पर ये यक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। इतना हम मान लेते हैं। ये भी आपका यक्स हो जाएगा। इतना है यहाँ पर हम क्यों माने हैं ये बता देते हैं आपको। यहाँ पर यक्स यक्स ये बराबर कैसे होगा ये इसको समझिए। यहाँ पर अगर आप देखें त्रिभुज में पी टी क्यू में देखें, तो यहाँ पर क्या आपको, यहाँ पर आपको क्यू यहाँ पर लिखना था। तो यहाँ पर देखिए पी टी क्यू में ये आपका बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे पी टी इक्वल टू यहाँ पर क्या है, टी क्यू है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा है, एक ही बिंदु से खींचा गया है। तो यहाँ पर ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं पी टी बराबर टी क्यू। तो इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर इस त्रिभुज से अगर हम देखें तो इसको यक्स माने हैं तो इसको भी यहाँ पर यक्स मान लेंगे। ये इतना हो गया। और यहाँ पर एक बात आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज पी टी क्यू। यहाँ पर देखिए त्रिभुज पी टी क्यू लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी टी क्यू में, ये देखिए अगर यहाँ पर हम सभी कोण को जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमें। तो आप कहेंगे यहाँ पर एंगल, यहाँ पर लिखेंगे पी टी क्यू प्लस, यहाँ पर यक्स और यक्स को जोड़ दें तो यक्स प्लस यक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पर अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज कोण योग गुणधर्म, कोण योग
गुणधर्म से, धर्म से, ये हो गया। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर आप ऐसे यहाँ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इस त्रिभुज को लिए हैं तो यहाँ पर ये इतना आ गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी टी क्यू इक्वल टू यहाँ पर 2x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 180। यहाँ पर इतना आपको समझ में आया? जितना लिखे हैं ये आपको समझ में आया कि नहीं? इतना जब आपको समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है। ये इतना हो गया। अगर हम फ्रेंड्स आपसे यहाँ पूछें कि x प्लस वाई का योग कितना होगा तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर 90। क्यों होगा? तो यहाँ पर आपको रीजन देना है। देखिए कुछ भी आप लिख रहे हैं तो उसका रीजन आपको देना पड़ेगा। कि ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 90। क्यों है 90 ये भी तो बताना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है, कोण होता है। ये हो गया। यहाँ पर आपको ये इतना ऐसे लिख देना है। जैसे ही आप इसको लिख देंगे यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर ये 90 है। अगर हम हमसे पूछें कि यहाँ पर ये पी टी क्यू प्लस 2x इक्वल टू क्या है, 180 दिया गया है। तो अगर हम इसको 180 बना दें तो इसमें हमें क्या करना होगा, आप कहेंगे 2 से गुणा कर दीजिए, 180 बन जाएगा ये यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पर 180। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 2। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए 180 यहाँ पर भी है, 180 यहाँ पर भी है। ऐसा इसलिए किए हैं कि यहाँ पर इसको दोनों को हम बराबर दिखा सकें। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 180 इसमें भी, 180 इसमें भी है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर एंगल पी टी क्यू प्लस 2x, ये इतना हो गया। 2x है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी टी क्यू इक्वल टू यहाँ पर 2y, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2। वाई क्या है? तो वाई हमें यहाँ पर, तो वाई तो हमें सिद्ध नहीं करना था, हमें इसको यहाँ पर लाना है ओ पी क्यू। तो वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वाई को हम ओ पी क्यू भी तो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे y इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। मतलब जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर देखिए ये तो हम मान लिए थे इसे शॉर्ट में लिखने के लिए कि इसे बार बार हमें ना लिखना पड़े। तो यहाँ पर y के स्थान पर क्या लिखेंगे, एंगल ओ पी क्यू। ये हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। ये इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। चलिए एक बार हम और आपको थोड़ा यहाँ पर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, ओ केंद्र है इसमें दिया गया है और कह रहा है टी पी और टी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पर देखिए अगर इस त्रिभुज में अगर हम देखेंगे तो इस कोण को इस कोण को इस कोण को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। तो वही यहाँ पर हम ऐड किए थे तो हमें 180 मिल गया था। जब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व किए तो हमें ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर मिला। उसके बाद हमें क्या इसको सिद्ध करना था, तो इसको लाने के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर x प्लस वाई को ऐड किए हैं और x प्लस वाई को ऐड करेंगे क्योंकि ये पूरा कोण 90 होता है। यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हटा दीजिए, ये पूरा कोण 90 होता है। मतलब कि दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें किसके बराबर मिलेगा, 90 के बराबर मिलेगा। हमें इन दोनों को बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर ये 90 था, यहाँ पर 180 था। तो हमें क्या ईजी करना, यहाँ पर क्या हम करें कि यहाँ पर ये हमें सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो यहाँ पर हम सोचे कि यहाँ पर 180 है तो क्यों ना इसको 180 बना दिया जाए। तो यहाँ पर 180 बना दिए हैं तो यहाँ पर 2 से गुणा करना होगा तभी ये 180 बनेगा। तो 2 से गुणा किए तो सब में गुणा करना है। तो यहाँ पर हम गुणा कर दिए तो यहाँ पर ये इतना आ गया। 180 यहाँ पर भी, 180 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखें समीकरण 1 व 2 से
तो दोनों को यहाँ पर बराबर दिखाएँ तो 2x कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पर बचा क्या, एंगल PTQ और यहाँ पर 2y। y के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एंगल OPQ। तो ये हमें प्रूव करना था, ये आपका प्रूफ हो चुका है। और इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे, आपका 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें 4 नंबर वाले क्वेश्चन में इसमें दिया गया है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया है। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़कर यहाँ पर हमें फिगर कैसे बनाना है इसको सीखते हैं। इसमें कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 1.5 मीटर, ये यहाँ पर ये इतना है 1.5 मीटर, ये इतना। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये आपका 30 मीटर का है। यहाँ से ये पूरा कितना है, 30 मीटर। तो इसको यहाँ पर हम इस टाइप से लिखेंगे 30 मीटर, ये हो गया। यहाँ पर ये इतना समझ में आया आपको। कह रहा है कि यहाँ पर आगे क्वेश्चन में, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से देखिए यहाँ लड़का खड़ा है तो इसकी आंख यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब ये लड़का यहाँ पर जब खड़ा है तो ये भवन की ओर जा रहा है। तो जब ये भवन की ओर जा रहा था तो यहाँ पर इसका उन्नयन कोण कितना था, 30 था। इसका उन्नयन कोण कितना था, 30 था। और जब ये भवन की ओर कुछ दूर गया, यहाँ पर 30 लिखना है, जब ये भवन की ओर कुछ दूर पर गया तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 हो गया। 30 से कितना हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दूर चल कर गया है। तो यहाँ से हमें इसकी दूरी, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी हमें बताना है इसको। तो यहाँ से आप ये बात समझिए, यहाँ पर ये पूरा कितना है, आप कहेंगे 30 है। कितना है, 30 है। तो यहाँ से 1.5 है, तो यहाँ पर भी ये इतना 1.5 होगा। तो अगर हमें इसकी हाइट यहाँ पर अगर ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप कहेंगे ये पूरा 30 है, अगर इतने को आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये हमें इतनी हाइट यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा 28.5। मतलब कि पूरे 30 में से अगर हम इतने को माइनस करते हैं इतने को, तो यहाँ पर 28.5 हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर सिर्फ इतने से यहाँ पर आपको मतलब रखना है। यहाँ से केवल ये आपको यहाँ पर दिया गया था कि आप फिगर कैसे इसको बनाते हैं। तो 1.5 मीटर जो लड़का है, तो इसी की हाइट को यहाँ से हमें माइनस करना है, क्योंकि यहाँ से हमारा उन्नयन कोण बन रहा है। ये इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर हम नेम दे देते हैं, तो यहाँ पर इसको हम ए दे देते हैं, और यहाँ पर देखिए इसको बी, और यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, ये ई हो गया, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा फिगर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है 1.5 मीटर 5 मीटर लंबा एक लड़का है, तथा भवन की ऊंचाई कितना है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 30 मीटर है, ये हो गया। तो यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर हमें देखिए ABCDE, इसको यहाँ पर EF नेम दे दीजिए, ये हो गया। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर इसकी दूरी, EF की दूरी कितना, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये चलकर जितनी दूर गया है उसी को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तथा भवन की ऊंचाई यहाँ पर 30 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे उन्नयन कोण 30 तथा 60 है, 60 है। यहाँ पर आपको चित्र में देखना है, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर आपको चित्र में देखते रहना है कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है। ये इतना हो गया। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर लिखेंगे EF,
इक्वल टू यहाँ पर यक्स। ये इतना हो चुका है, इतना आपने लिख दिया बहुत है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बार हम त्रिभुज लेते हैं, ए बी ई लेंगे। त्रिभुज क्या लेंगे, ए बी ई। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई, क्योंकि इसी में 30 बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 इक्वल टू, ये समझ लेना ज़्यादातर फार्मूले में जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर tan का ही फार्मूला लगेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब साइन कॉस का नहीं लगता है, लेकिन आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको tan का ही फार्मूले का यूज करना होता है। तो यहाँ पर देखिए tan 30 इक्वल टू लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज लिए हैं, तो लंब कितना है यहाँ पर, ए बी है। तो यहाँ पर चलिए ए बी लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए आधार कितना है, बी ई है। तो यहाँ पर बी ई लिखते हैं, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको और आगे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर tan 30 क्या होता है, आप कहेंगे 1/√3 होता है। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी कितना है, तो यहाँ पर 28.5 है। और यहाँ पर देखिए बी ई कितना है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यक्स है, प्लस यहाँ पर देखें तो एफ बी है। ये हो गया। अगर यहाँ पर देखिए हमें ये इतना यहाँ पर ये मिल चुका है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए। तो यहाँ पर यक्स प्लस एफ बी इक्वल टू यहाँ पर 28.5 ये हो गया। यहाँ से अगर एफ बी का मान ज्ञात करें तो यहाँ पर 28.5 ये हो गया। और इसको माइनस कर दीजिए, ये यहाँ पर ये इतना आएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। जब हम ये वाला त्रिभुज लिए हैं तो यहाँ से हमें ये इतना मिल गया। अब हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, अब हमें यहाँ पर ये वाला त्रिभुज लेना है, ए बी ई लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, ये ऐसे यहाँ पर आप लिख दीजिए, ये हो गया। समकोण त्रिभुज ए बी ई में क्या होगा, यहाँ पर आप कहेंगे tan 60 इक्वल टू यहाँ पर ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एफ बी, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू यहाँ पर ए बी कितना है, आप कहेंगे 28.5 है। एफ बी कितना है, तो नहीं ज्ञात है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ से अगर एफ बी की वैल्यू अगर हम ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर एफ बी इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे 28.5 और √3 है तो √3 यहाँ पर लिख दीजिए। परिमेयकरण कर देते हैं, √3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आएगा कुछ इस टाइप से 28.5 √3 अपॉन यहाँ पर 3। देखिए √3 को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें 3 मिल जाएगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर देखिए 8 2 10 5 15 हो जाएगा। तो 3 9 27 पॉइंट 3 5 15, कुल मिलाकर यहाँ पर अगर देखें तो एफ पी की वैल्यू हमें कितना मिला है, 9.5 √3, ये इतना मिल चुका है। तो यहाँ पर देखिए एफ बी, यहाँ पर एफ एफ लिखे थे, यहाँ पर देखिए एफ बी, क्योंकि यहाँ पर इसी को तो लिखे थे। तो यहाँ पर देखिए एफ बी की वैल्यू यहाँ पर ये आ चुका है और यहाँ पर ये, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पर एफ बी बराबर ये दिया गया है और एफ बी बराबर ये दिया गया है। इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड भी दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 28.5 माइनस यक्स इक्वल टू 9.5 √3। यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, हमें ऐसा लग रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर देखिए जब इसको यहाँ पर इधर साइड लेकर आए थे तो यहाँ पर ये इतना हो गया था, तो √3 को हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए √3 लिखेंगे, √3 ये हो गया। अब सही है। तो यहाँ पर देखिए 28.5 यहाँ पर लिख लेते हैं √3 इंटू, ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ से हमें यक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको पक्षांतर कर देना है। तो माइनस यक्स इक्वल टू
9.5√3 और यहाँ पर ये इस साइड जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 28.5√3। इतना समझ में आया यहाँ पर जो किए हैं। यहाँ पर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स रहने दीजिए। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट लगाइए। 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे √3, ये माइनस में रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या है, इससे ये कैंसिल, तो x=19√3 ये हो गया। यहाँ पर मीटर में था तो मीटर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको थोड़ी बहुत बातों को आपको ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको हमें यहाँ पर इसको ले आना था लेकिन यहाँ पर नहीं लिखे थे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें गुणा कर देना है, ये इतना आ गया है। उसके बाद यहाँ पर एफ बी की वैल्यू यहाँ पर है, दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे तो यहाँ पर बराबर दिखा दिए हैं और आपका मान यहाँ पर आ चुका है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे ये भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए वो क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स का मान निकालेंगे, यक्स का मान निकालते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी ये एफ बी का मान निकालते हैं। तो दोनों तरीका आपका सही है, चाहे जिससे आप सॉल्व कर लीजिए, कोई आंसर आपका इतना ही आने वाला है। चाहे देखिए एफ बी का मान निकालेंगे, चाहे यहाँ से आप यक्स का मान निकालते, उसके बाद यहाँ से आप क्या करते कि यहाँ से एफ बी का मान मिलता और यहाँ से यक्स का मान निकालते तो एफ बी इधर होता, तो यहाँ पर एफ बी का मान निकाल कर इसमें रख देते तभी आपका आंसर आ जाता। तो चाहे जैसे आप सॉल्व करिए, जब आपको एक तरीका समझ में आ जाता है तो दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये 6 नंबर के क्वेश्चन थे। अगर आप 6 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपके 18 मार्क्स यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं। इसीलिए हम आपको इतना डिटेल से बता रहे हैं। वैसे भी है फ्रेंड्स, हम आपको जितना भी क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं वो डिटेल से ही हम आपको बताते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि उसमें हम आपके लिए कोई भी डाउट छोड़ें कि इसको नहीं बताएं, हो सकता है इनको आता हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट वीडियो देखते हैं। किसी को पहले से समझ में आ रहा होता है, किसी कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि वो मतलब पढ़े ही नहीं होते हैं मतलब चैप्टर, तो उनको भी ध्यान में रखना होता है। इसलिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा डिटेल से ही बताने का ट्राई करते हैं क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट यहाँ से फ्रेंड्स ये जो आगे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो है मॉडल पेपर यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अथवा में दिया गया है, कह रहा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में कुछ आगे भी लिखा होगा। आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। आमों की संख्या मतलब ये इस टाइप से दिया गया है, ये आपका वर्ग अंतराल है। पेटियों की संख्या ये आपके बारंबारता है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया गया है, आप इतना तो समझ ही सकते हैं। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो देखिए इतने सेट हैं, हम सभी को सॉल्व करेंगे और सब में क्या होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको सब में देखने को मिलेंगे। माध्य, माध्यक, बहुलक, कोई भी ऐसा सेट नहीं आपको मिलेगा कि जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन ना दिए हों। तो आप घबराइए मत, अगर नहीं भी समझ में आता है तो उसमें आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, कह रहा है एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के किस विधि का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है और किस विधि का प्रयोग किए हैं उसको आपको यहाँ पर बता देना है बस। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस टाइप का दिया गया है। इसमें आपको थोड़ा एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान देना है। क्या आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर दिया गया 50 से 52 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 53 से 55 दिया गया है। 56 से 58 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 से 52 होता, उसके बाद यहाँ पर 52 से 54 इस टाइप से होता, मतलब जो यहाँ से एंड हो रहा है यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपको इस टाइप से नहीं दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि ये असतत रूप में दिया गया है, तो इसे हमें सतत रूप में बनाने के लिए क्या करना होता है ये समझिए। इसमें से हम 0.5 को माइनस करते हैं, जो माइनस करते हैं इसमें जोड़ देते हैं। तो इसी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये 50 से 52 था, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें 0.5 माइनस करना था। तो 0.5 अगर इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा ये समझिए। इसको यहाँ पर रहने देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 49
52.5 से यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये आपका 52.5, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका आगे जो नेक्स्ट है उसमें 53 था, तो 53 में अगर 0.5 माइनस करेंगे तो ये इतना ही आएगा, तो 52.5 यहाँ पर इस टाइप से आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 55.5, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 55.5 से उसके बाद यहाँ पर दिया गया है आगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 58.5, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 58.5 से यहाँ पर 58.5 से 61.5, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए 61.5 से यहाँ पर लिखेंगे 64.5, यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से माइनस किए तो यहाँ पर ये इतना आ गया, इसमें ऐड किए तो इतना आ गया, इसमें से माइनस किए तो इतना आया, इसमें ऐड किए तो इतना आया, इसमें आइए इसमें से माइनस किए तो यहाँ पर ये इतना आया है। जो आप माइनस करेंगे देखिए इसको यहाँ पर लिखना है, इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे आप लिखते चले आना। उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें सब में क्या करना है, जोड़ देना है। 55 है तो 55.5, 58 है तो 58.5, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आगे ये जो दिया गया है इसमें देखिए 15 है, 110 है और उसके बाद यहाँ पर 135 है, यहाँ पर 115 है, उसके बाद 25 है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर यक्साई क्या है, ये आपका वर्ग चिन्ह होता है। यहाँ पर वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं उसके बाद आधा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.5 तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 50, 40, 90, ये हो गया 99 और यहाँ पर देखिए 101, 102, 102 का आधा, अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 102 आएगा, इसका आधा करेंगे तो यहाँ पर 51 आ जाएगा। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया। अब यहाँ पर इनको दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पर देखिए 50, 50, 100 हो जाएगा, 105, 2, 107, 108 आएगा। तो 108 का आधा करेंगे तो यहाँ पर 54 आएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बार बार ऐड नहीं करना है। 51 में कितना जोड़े हैं, 54 आया है 3, तो 54 में 3 जोड़ना है 57, 57 में 3 जोड़ना है 60, 60 में 3 जोड़ना है 63। ये कुछ इस टाइप से बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। जैसे ही एफ आई एक्स आई लिखे हैं तो दोनों को गुणा किए हैं, तो एफ आई एक्स आई ये है तो दोनों को हम गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, 15 का नम 15 का 5, तो गुणा करना तो आप लोगों को आता ही होगा। अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट गुणा नहीं कर पाते हैं तो साइड में लिखकर आप गुणा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 15 का नम 15 का 5 हो जाएगा और यहाँ पर 15 पचे 75, 75 एक 76 हो जाएगा। यहाँ पर ये इतना हो गया। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 है तो पहले 0 लिख लीजिए। अब देखिए 11 चौक 44 का 4 हो जाएगा, हासिल आया 4, 11 पचे 55, 4 59 हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर गुणा। अब देखिए 135 गुणे 57 है तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको गुणा नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 135 गुणे 57 कर लेना है। तो देखिए 7 पचे 35 और यहाँ पर 7 70 के 21, 3 24 का 4 हासिल आया 2, 7 एक का नम 7 2 9, यहाँ पर गुणा करेंगे 5 25 हो जाएगा और यहाँ पर 5 3 15 2 17 का 7 हासिल आया 1, 5 एक 5 1 6। तो यहाँ पर देखिए 5 4 9, 9 7 16 का 6 हासिल आया 1, यहाँ पर 76 95 आया है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 76 95। ये इतना गुणा आपको ध्यान से करना है, कहीं पर मिस्टेक कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम अब आपसे कहेंगे कि आप क्या करिए, सॉल्व करने के बाद दोबारा भी इसको आप चेक कर लीजिएगा ताकि कंफर्म हो जाए। यहाँ पर देखिए इसको गुणा करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 0। अब देखिए इसको गुणा करना हमारे लिए इजी है तो यहाँ पर 0 लिख दिए हैं। 6 को इससे गुणा करना है तो 6 पंचे 30 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 का नम 6 3 9 हो जाएगा और यहाँ पर 6 का नम 6। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ये इतना आ चुका है। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो 25 दिए 75 का 5 हो जाएगा। डायरेक्ट इस टाइप से गुणा किया करिए। इसको भी गुणा कर लेते लेकिन इसमें क्या था, 57 को 5 से गुणा करना था, तो 57 को 5 से गुणा करने के लिए 57 का टेबल आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 63 है 25 है तो 63 का तो नहीं याद है लेकिन 25 का तो याद है। तो 25 दिया 75 का 5 हासिल आया 7, तो 25 छक्का 150, 150 में अगर हम 7 को ऐड करेंगे तो 157 हो जाएगा। ये इतना आ चुका है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 10 15 का 5 हो जाएगा। यहाँ पर हासिल आया 1, तो 6 1 हासिल कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 9 20, 20 7 27 का 7 हो जाएगा। हासिल आया 2, 5 2 7, 7 9 7 16, 16 6 यहाँ पर 22, 22 में 9 को ऐड करेंगे तो 31, 31 7 38,
38 का यहाँ पर हो जाएगा 8 हासिल है या 3, 3 1 4, 4 6 यहाँ पर लिखेंगे 10 हो जाएगा, 4 6 यहाँ पर कितना होगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या होगा 10 7 17, 17 5 यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 22 लिख लेना है। अब इसको ऐड करिए, क्योंकि माध्य का फार्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई। तो जो फार्मूला में होता है उसी को हमें यहाँ पर सॉल्व कर कर यहाँ पर ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर 22,875 आ चुका है। थोड़ा यहाँ पर सही से लिख देते हैं इसको, यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब इसको ऐड करते हैं। तो देखिए इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हासिल आया 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 10 का 0, ये हो गया हासिल आया 1, तो 1 1 2, यहाँ पर 3 1 4 हो गया। तो यहाँ पर ये 400 आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य, माध्य इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 22,875 बट्टे में क्या है 400, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 400 से भाग करेंगे। हम 400 से भाग नहीं करेंगे, तो आपको 400 से भाग भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए हम 400 से भाग नहीं कर, यहाँ पर हम 4 से भाग करेंगे। यहाँ पर इसको इस टाइप से लिख देंगे, ये 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 8, तो 4 सत्ते 28 हो गया, ये इतना कैंसिल। तो यहाँ पर ये देखिए 4 एक का नाम 4, ये हो जाएगा 35, तो 4 4 8 32, 4 8 32 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 3 0। देखिए 35 में 32 जाएगा तो 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 30 हो गया, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, यहाँ पर 4 पंचे 20, ये इतना हो गया है। बटे में 100 जो है इसको लिखिए। उसके बाद देखिए 100 से भाग करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये आपका इस साइड यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए 2 0 है तो 1 2, यहाँ पर ये 57,1875, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ चुका है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिखना है 57,1875, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप 400 से भाग करना चाहते हैं तो 400 से भी भाग कर सकते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या है ना, सब अपना अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, तो जैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं वैसे आप करिएगा। यहाँ पर ये इतना आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकाला जाता है, निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या कह रहा है ये समझिए। जो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो इसमें इतना कैलकुलेशन करना था, लेकिन इन सब क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना होता है। अगर आप प्रायिकता के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं जो इसमें दिया गया है। इसमें कह रहा है एक थैले में 5 लाल गेंद है, कुछ नीली गेंद है। कुछ नीली गेंद है मतलब कितनी है, यहाँ से आपसे पूछा भी गया है कि नीली गेंदों की संख्या, तो मान लेते हैं यक्स है। तो चलिए इसको लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसको दो तरीके से मान सकते हैं। यहाँ पर चाहे आप यहाँ पर थैले में कुल गेंदों की संख्या मान लीजिए, या फिर आप थैले में नीली गेंदों की संख्या मान लीजिए, ये आपके ऊपर कैसे इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो दोनों तरीका आप कीजिए, चाहे जैसे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो मान लेते हैं इसमें थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है, यक्स है। तो 5 लाल है तो यहाँ पर नीली कितनी होगी, तो कुल में से 5 को माइनस कर देंगे तो नीली गेंद हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना थैले में कुल गेंदों की संख्या 2 की संख्या कितना है, यक्स है, तथा लाल गेंदों की संख्या 5 है, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे तब नीली गेंदों की संख्या
कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे कुल गेंद x है और यहाँ पर लाल गेंद हमें यहाँ पर पता है पहले से ही 5 गेंद है। तो कुल गेंद में से अगर हम लाल गेंद की संख्या को माइनस कर देते हैं तो हमें यहाँ पर नीली गेंद मिल जाएगा। कुल गेंद की संख्या से लाल गेंद की संख्या को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमें नीली गेंदों की संख्या यहाँ पर मिल जाएगा। तो x माइनस 5 क्या है? नीली गेंदों की संख्या है। ये दिया गया है और इसमें कह रहा है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो यहाँ पर आपको समझना है, मतलब इसकी प्रायिकता जो आएगा, लाल गेंद की जो प्रायिकता आएगा ये इसका दुगना है। लाल गेंद की जितनी प्रायिकता आएगी उसकी ये दुगना है। तो यहाँ पर हम दोनों को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर दोनों की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे लाल गेंद आने की प्रायिकता तो यहाँ पर फार्मूला क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए लाल गेंद आने की प्रायिकता यहाँ पर क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब लाल कितनी गेंद है? 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और कुल परिणामों की संख्या मतलब थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? x हैं। तो यहाँ पर x हो जाएगा 5/x हो गया है। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर हम नीली गेंद यहाँ पर आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे नीली गेंद आने की प्रायिकता, गेंद आने की प्रायिकता, प्रायिकता। तो नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? नीली गेंदों की संख्या कितनी है? x माइनस 5 और कुल गेंद कितना है? x है। तो देखिए हमें नीली गेंद आने की प्रायिकता और लाल गेंद आने की प्रायिकता हमें मिल चुका है यहाँ पर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये जो नीली गेंद आने की प्रायिकता है ये जितना भी आया है ये दोगुना है किसका? लाल गेंद आने की प्रायिकता के। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5, ये जितना भी है ये दोगुना है लाल गेंद आने की प्रायिकता की। लाल गेंद कितना है? 5/x। अगर इसको हम दोगुना कर देते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? ये दोगुना है किसका? लाल गेंद आने की प्रायिकता के। तो ये दोगुना है तो इसको भी हम दोगुना कर देते हैं यहाँ पर ये, तो इसके बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 4 है और यहाँ पर ये 2 है, तो यहाँ पर 2 है। तो इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो 2 को इससे गुणा करेंगे कि 2 को इससे गुणा करेंगे? तो आप कहेंगे 2 को इससे गुणा करेंगे। उसी टाइप से यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर ये इतना दिया गया है तो ये दोगुना था तो इसको बराबर करने, दोनों को बराबर करने के लिए 2 से इसमें गुणा कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 5 अपॉन x इक्वल टू यहाँ पर 10/x, ये इतना आ चुका है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस 5 इक्वल टू यहाँ पर 10, तो x इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर कुल गेंदों की संख्या आया है। कुल गेंद इसी को तो माने थे। तो यहाँ पर लिखेंगे नीली गेंद, नीली गेंदों की संख्या, की संख्या क्या माने थे? x माइनस 5, मतलब यहाँ पर कुल गेंद में से लाल गेंद की संख्या को माइनस किए थे तो हमें नीली गेंद मिला था। तो यहाँ पर x कितना है? यहाँ पर आप कहेंगे 15 है। तो 15 माइनस 5 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन था इसलिए इतना डिटेल से किए हैं। अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया होता तो इस इतने डिटेल से इसको हम सॉल्व नहीं करते, उसको हम थोड़ा शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं। लेकिन इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके ये 6 नंबर में ही पूछे जाएंगे। अगर आप 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं समझ लीजिए आपके 18 मार्क्स यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये इतना सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। वो आपका अथवा है। यहाँ पर हम सभी अथवा को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट अथवा सॉल्व करना चाहें वो अथवा को सॉल्व कर सकते हैं और जो इसके पहले को सॉल्व करना चाहते हैं उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन था? यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, एक मिनट, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, एक मिनट फ्रेंड्स।
ये आप दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा है, हम पढ़कर आपको बता देते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 5 है और अंतिम पद कितना है 45 है और योग कितना है 400 है। तो कह रहा है पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। हमें पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है और सारवंतर मतलब हमें d ज्ञात करना है। जो दिया गया है इसी के हेल्प से हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम पूरे क्वेश्चन को तो नोट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम जो दिया गया उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है प्रथम पद दिया गया है, मतलब कि A1 दिया गया है। A1 कितना दिया गया था, तो आप कहेंगे 5 दिया गया है। और अंतिम पद दिया गया था, मतलब Nवां पद दिया गया था, इसको यल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो Nवां पद कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 45 दिया गया है, ये है। Sn दिया गया है, मतलब n पदों का योगफल कितना दिया गया है, 400 दिया गया है। कुल मिलाकर हमें ये इतना दिया गया है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, तो n ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें d ज्ञात करना है। ये लिख देंगे, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो दिया गया है इसी के हेल्प लेकर हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए Sn इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका फार्मूला होता है Sn इक्वल टू यहाँ पर होता है n/2, ये हो गया। यहाँ पर लिखते हैं a प्लस यल, ये होता है। अगर अंतिम पद दिया गया है तो ये फार्मूला होता है, अगर अंतिम पद नहीं दिया गया है तो इसका मेन फार्मूला ये होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। ये फार्मूला जो बना है यहाँ पर ये इसी से बना है। देखिए ये जो 2a है इसको a प्लस ए लिख दीजिए, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये a है हो गया और यहाँ पर a प्लस n-1 ब्रैकेट में d, ये आपका यल हो जाता है। तो कुल मिलाकर अभी आपको ये इतना ही ध्यान देना है। तो देखिए इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो Sn कितना दिया है, 400 दिया गया है, इक्वल टू n/2 है, ये इतना हो गया। a कितना है, तो ये प्रथम पद होता है, तो a कितना है यहाँ पर 5 है, प्लस यल कितना है, आप कहेंगे 45 है, तो 45 लिख दीजिए। ये 45 5 कितना हो जाएगा 50, 50 का आधा कितना होगा 25। तो यहाँ पर 400 इक्वल टू n/2 इक्वल टू 50, इसका आधा कितना होगा 25, ये इतना हो गया। अगर हम देखें n का मान ज्ञात करना है तो इसको 75 करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 400 बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 25, ये हो गया। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पर अगर आप डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड कर लीजिए, ये आपका जाएगा 16 बार में जाएगा। देखिए 25 चौको 100 होता है तो ये 16 बार में जाएगा, लेकिन हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 पचम 25, 5 8 40, ये हो गया। अब देखिए 5 एक का नम 5 और यहाँ पर 3 0 5 अंक 30, तो n इक्वल टू यहाँ पर हमें 16 मिल चुका है। अब यहाँ पर n ये मिल चुका है, अब हमें d ज्ञात करना है। तो d कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें प्रथम पद यहाँ पर ज्ञात है, तो इसी का फार्मूला लगाकर हम ज्ञात कर लेंगे। नहीं तो यहाँ पर देखिए अंतिम पद दिया गया है, इसको हम कैसे लिखते हैं इससे, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। अंतिम पद कितना दिया गया है 45 इक्वल टू प्रथम पद भी हमें ज्ञात है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, n कितना है 16 -1 d हमें ज्ञात करना है। इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर 45 -5 इक्वल टू यहाँ पर 16 में से एक गया 15 d। 45 में से यहाँ पर 5 जाएगा तो यहाँ पर 40 बचेगा, 75 करिए तो यहाँ पर 15 हो जाएगा डी। 5 3 15, 5 8 40, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे d इक्वल टू 8/3 हो जाएगा और यहाँ पर n इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो ये आपका दोनों आंसर आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पर मॉडल पेपर जो था ये आपका सॉल्व हो चुका है। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।